Hello everyone, welcome back to this channel. In this particular session, we will be covering 20 important questions relevant for CUET PG Commerce, जिसका पेपर कोड है COQP08. Since we don't have much time to cover the whole syllabus, we are trying to cover a major portion through MCQ series. If you are attending this session for the first time and don't know much about the session and our strategy, then let me tell you about this session in short. हमें पता है पेपर हमारा 27 ऑफ मार्च 2025 को स्केड्यूल्ड है एंड हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम सब पढ़ लें. तो व्हाट वी डू हियर इज मैं अपने सेशन में सिर्फ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेती हूँ. 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेती हूँ और उसको डिस्कस करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है एंड इट हैज 4 ऑप्शंस, तो मैं उन चारों ऑप्शंस को डिस्कस करती हूँ, उसे एक्सप्लेन करती हूँ, उसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेप्शंस डिस्कस करती हूँ, उस ऑप्शन से रिलेटेड सीयूईटी कैसे क्वेश्चंस पूछ सकती है वो डिस्कस करती हूँ. इन दिस वे आई ट्राई टू कवर 80 टॉपिक्स इन वन सेशन. इस तरीके से मैं इन टोटल 80 टॉपिक्स को मैं टच करती हूँ. 80 टॉपिक्स कैसे कैसे 80 टॉपिक्स? तो एवरी क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस एंड वी हैव 20 क्वेश्चंस, राइट? 20 क्वेश्चंस है हमारे पास एंड इट हैज 4 ऑप्शंस. इन टोटल 80 टॉपिक्स. और इन टॉपिक्स को मैं इन डिटेल टच करती हूँ, इन डिटेल में डिस्कस करती हूँ. Hope you are getting my approach or strategy. Now let's not waste our time since we don't have much. Let's start the session now. This is the question number 1. Question number 1 है we have which of the following is not a characteristics of money. अच्छा ये समझ लो कि ये जो क्वेश्चन का सीरीज, ये जो पूरा 20 क्वेश्चंस होने वाला है ना, ये 20 क्वेश्चंस हमारा लेवल इस तरीके से है दैट बहुत इजी, फिर उससे थोड़ा सा और फिर अंत आते आते आपको थोड़ा सा हार्ड देखने को मिलेगा. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है और कौन सा इसमें से नहीं है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी पूछा है. ऑप्शंस आर ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी. अब उससे पहले तो हमें ये समझना है कि मनी होता क्या है और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. वी आर रीडिंग मनी. मनी क्या होता है? तो एक बहुत ही सिंपलर टर्म में समझते हैं. मनी इज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, दैट इज इट. इतना ही है, एक एक्सचेंज करने का तरीका है, एक मीडियम है मनी. इसके फंक्शंस की हम बात करेंगे तो देयर आर 2 फंक्शंस. सिर्फ 2 ही फंक्शंस हैं. प्राइमरी फंक्शंस हो गए, प्राइमरी फंक्शंस, एंड द सेकेंड वन इज सेकेंडरी फंक्शंस. प्राइमरी फंक्शंस के अंदर 2 आते हैं आपके, मेजरली 2 ही है. पहला तो मोड ऑफ एक्सचेंज है और दूसरा कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होता है. सेकेंडरी फंक्शन की बात करेंगे तो वैल्यू स्टोरेज होता है इसके अंदर और दूसरा है ट्रांसफर. वैल्यू ट्रांसफर आप कर सकते हो सेकेंडरी के अंदर. यही सिर्फ है, इतना ज्यादा डीपली नहीं पूछेगा. इसके अंदर बस इतना ही है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपके कुछ फंक्शंस दे दिए गए हैं, आपको बताने हैं कि ये फंक्शंस प्राइमरी है या सेकेंडरी है. तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो समझ लो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये मोड ऑफ एक्सचेंज है और साथ में कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू है. सेकेंडरी फंक्शन की हम बात करें तो स्टोरेज वैल्यू देती है, वैल्यू स्टोर करने के लिए, और सेकेंड वन इज ट्रांसफर वैल्यू, वैल्यू ट्रांसफर आप कर सकते हो, राइट. ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है हमारे, ये फंक्शंस की बात करी मैंने. दीज आर दी फंक्शंस. फंक्शंस के बाद हम पढ़ रहे हैं डिमांड ऑफ द मनी. डिमांड ऑफ द मनी. डिमांड ऑफ द मनी क्या होता है? तो कोई भी पर्सन, दैट इज कोई भी इंडिविजुअल, मैं, आप या फिर तो कोई भी इंडिविजुअल की बात हो रही है, तो उसकी लिक्विडिटी प्रेफरेंस क्या है, कि यानी कि वो कितना लिक्विड फॉर्म में मनी को वो होल्ड कर सकता है या करना चाह रहा है, दैट इज अ डिमांड ऑफ द मनी. तो ये जो डिमांड ऑफ द मनी है ये 2 तरीके की होती है. पहला है ट्रांजेक्शन मोटिव. ट्रांजेक्शन मोटिव. एंड द सेकेंड वन इज स्पेकुलेटिव मोटिव. स्पेकुलेटिव मोटिव. ट्रांजेक्शन मोटिव जो होता है, यानी कि आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए मनी की जरूरत है, तो उस डिमांड को हम ट्रांजेक्शन मोटिव कहते हैं. स्पेकुलेटिव के ऊपर आते हैं. पहले हम ट्रांजेक्शन को इन डिटेल देखते हैं कि कोई भी इंसान है वो उस मनी को अपने पास कैश फॉर्म में रखना चाह रहा है, कैश अमाउंट में रखना चाह रहा है, होल्ड करना चाह रहा है, दैट इज ट्रांजेक्शन मोटिव है. इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को याद कर लो, पहले बहुत बार पूछा जा चुका है सेंस. वो ये है कि जैसे ही आपका इनकम या फिर तो जीडीपी इंक्रीज होता है, उस टाइम पीरियड पे आपका जो डिमांड फॉर मनी है, डिमांड फॉर मनी है इन ट्रांजेक्शन, वो इंक्रीज हो जाता है. ये इंपॉर्टेंट, पहले बहुत बार एमसीक्यूज के फॉर्म में इसे पूछा जा चुका है, तो इसे एक बार देख लो.
कि जैसे ही आपका जीडीपी या इनकम बढ़ता है उस टाइम पीरियड पे ट्रांजैक्शन के अंदर जो डिमांड ऑफ मनी है वो भी बढ़ जाती है। ट्रांजैक्शन मोटिव की हमने बात करी है। नेक्स्ट वी हैव स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव क्या होता है? तो जब एक इन्वेस्टर जो होता है वो अपने फंड्स को रिटेन कर रहा होता है अपने पास, रादर देन इन्वेस्टिंग, वो ढूंढ रहा होता है कि जब हमें एक पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी इकोनॉमी के अंदर में तब हम उसे इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब इन्वेस्टर जो होता है वो बोलता है भाई मैं इस मनी को ना ही मैं लेंड कर रहा हूँ किसी और को, ना ही मैं इसे कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो करने से बेहतर है मैं अपने पास उसे रिटेन करके रख लूं, तो दैट इज स्पेकुलेटिव मनी, वो अपने पास इसे रखा हुआ है। इसी से थोड़ा सा आगे हम बढ़ेंगे, इसी से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो वी विल हैव एग्रीगेट मनी डिमांड। एग्रीगेट मनी डिमांड। एग्रीगेट मनी डिमांड की हम अगर बात करें तो होता क्या है ये? ट्रांजेक्शन डिमांड प्लस स्पेकुलेटिव डिमांड। अगर इन दोनों डिमांड को हम ऐड कर दे तो वी विल हैव एग्रीगेट एग्रीगेट मनी डिमांड, हमें ये मिल जाएगा। इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, बी इट सीयूईटी यूजी, बी इट सीयूईटी पीजी, या फिर तो कोई भी दूसरा पेपर जिसके अंदर इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, तो वहां पे आपको हर बार मैक्सिमम टाइम पीरियड पे आपको जो टर्म देखने को मिलेगा वो है फिएट मनी के ऊपर क्वेश्चन। करके जाना, छोड़ना मत, इंपॉर्टेंट है। फिएट मनी होता क्या है? तो एक ऐसी करेंसी जो कि गवर्नमेंट ने लीगल टेंडर डिक्लेयर तो कर रखी है लेकिन इट इज नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल एसेट, कोई भी फिजिकल एसेट इसका नहीं होता है। तो मैं इस यहाँ पे इसका डेफिनेशन नहीं लिख रही हूँ, बस मैं आपको ऐसे समझा दे रही हूँ दैट इज व्हाट इज फिएट मनी। तो फिएट मनी एक ऐसा करेंसी है, ये भी एक टाइप ऑफ करेंसी है, टाइप ऑफ करेंसी है जिसे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करके रखा है कि हाँ भाई ये भी लीगल टेंडर में है लेकिन इसका कोई फिजिकल एसेट्स के फॉर्म में से बैकअप नहीं किया जाता है। जो इसका वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ फिएट मनी जो होता है वो डिटरमाइन करती है, वैल्यू कहाँ से पता चलता है? तो इसका कितना डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई कितना, ये डिटरमाइन करेगी कि इसकी कितनी वैल्यू है। तो आपके एमसीक्यू फॉर्म में ये पूछा जा सकता है दैट फिएट मनी होता क्या है। फर्स्ट तो ये, सेकंड ये कि इसकी वैल्यू आप कैसे डिटरमाइन करते हो। तो इसकी वैल्यू हम इसका कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है उससे हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिएट मनी भी मैंने बोला है यूजी यूजी के लिए आप अपेयर कर रहे हो या फिर तो पीजी के लिए अपेयर कर रहे हो, दोनों के केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसके अंदर इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है वहां पे आपको पूछा जाता है फिएट मनी के बारे में और साथ में सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे अभी। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? तो सप्लाई ऑफ मनी टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर में एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में कितना मनी पब्लिक होल्ड करके रखी हुई है, अपने पास रखी हुई है, दैट इज द सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, आप इकोनॉमी के अंदर कितना मनी घूम रहा है, ट्रांजेक्शन में है, चाहे वो घर पे पड़ा हुआ है, तो वो सारा हमारा सप्लाई ऑफ मनी के अंदर आता है। सप्लाई ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए फोर मेजर्स हैं इसके, फोर मेजर्स हैं इसके, हम सब ने पढ़ा हुआ है, M1, M2, M3 और M4, ये चारों याद रखेंगे। सबसे पहले तो M1 जो होता है वो बेसिक, बेसिक एंड फर्स्ट मेजर होता है, फर्स्ट मेजर होता है। इसके अंदर जितनी भी करेंसी पब्लिक के पास है वो हम ऐड करते हैं, डिमांड डिपॉजिट कोई कमर्शियल बैंक के पास है वो हम ऐड करते हैं, और आरबीआई के पास जितने भी डिपॉजिट्स पड़े हुए हैं वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? नैरो मनी भी कहते हैं, नैरो मनी भी कहते हैं। फॉर्मूला की जब हम बात करते हैं, M1 के फॉर्मूला की हम बात करेंगे, क्या क्या आएगा? करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट, इसको हम सी से रेफर करते हैं। डिमांड डिपॉजिट, कोई भी डिमांड डिपॉजिट है आपके पास, डीडी ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस कोई भी अदर डिपॉजिट।
ये हमारा किसके अंदर आता है, M1 के अंदर आता है। नेक्स्ट वी हैव M2, नेक्स्ट वी हैव M2। M2 को भी हम नैरो मनी के नाम से जानते हैं, ये भी नैरो मनी है। इसके अंदर हमें कुछ करना नहीं है, इसमें बस एक और चीज ऐड कर दो, दैट इज सेविंग्स डिपॉजिट जो है विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M1 का सारा एलिमेंट प्लस इसमें एक और चीज ऐड करेंगे, दैट इज सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। बस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में जितने भी आपके सेविंग डिपॉजिट है उसे हम ऐड कर देंगे। M3 की हम बात करते हैं तो सबसे पहले जानो कि M3 को हम ब्रॉड मनी के नाम से जानते हैं, ब्रॉड मनी के नाम से जानते हैं। और M3 में हम टाइम डिपॉजिट, कोई भी कमर्शियल बैंक के साथ कोई टाइम डिपॉजिट है हम उसको भी ऐड कर देते हैं। M3 का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो फिर M3 में हमारा M1 आएगा और साथ में नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स सॉरी कमर्शियल बैंक्स, ये आ गया। नेक्स्ट वी हैव M4 को भी हम ब्रॉड मनी के नाम से जानते हैं, ब्रॉड मनी के नाम से जानते हैं। इसमें आपने क्या करना है, इसमें हम बस टोटल डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को हम इसमें ऐड कर देते हैं। M4 में M3 आएगा, M3 प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये चारों M थे, ये चारों मेजर्स थे, इंपॉर्टेंट है, देख लेना कि M1 M2 को क्या कहते हैं, दैट इज नैरो मनी है। M3 और M4 को हम ब्रॉड मनी कहते हैं। ये नीचे फॉर्मूलाज है, ये देख करके जाने हैं, रीजन बीइंग कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक लास्ट एक और चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो देख करके हम जाएंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, क्या क्या होता है, तो फर्स्ट वी हैव ड्यूरेबिलिटी, सेकंड पोर्टेबिलिटी, थर्ड डिविजिबिलिटी, फोर्थ यूनिफॉर्मिटी, फिफ्थ स्टेबिलिटी, सिक्स्थ एक्सेप्टेबिलिटी। ऐसे तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मनी के, लेकिन मेजरली ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने लास्ट जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें से हमने देखा है तो उसमें मनी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आए हुए हैं। अब एक एक करके समझेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है। ड्यूरेबिलिटी की हम बात करते हैं तो ये है लॉन्ग लास्टिंग होता है, ये जहाँ पे आपको बार बार रिपेयर की जरूरत नहीं होती। कभी देखा है आपने कि कोई मनी का रिपेयर करवाने के लिए गया कि ये लो भैया मेरे 5 रुपए का नोट है, इसे सही करके दे दो, तो दैट इज ड्यूरेबिलिटी होती है इसकी। एसी और फ्रिज के जैसे हम इसे रिपेयर नहीं करवाते हैं। सेकेंड वी हैव पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी होता है इजी टू कैरी अराउंड, आप इसे आराम से आपने अपने पॉकेट में डाला और आप घूमने चले गए, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। थर्ड वी हैव डिविजिबिलिटी, कि आप इसे डिवाइड कर सकते हो स्मॉलर यूनिट्स में। 5,000 हो गया, 5,000 को तोड़ो तो 500 हो जाएगा, 500 से कम करके आप 50 कर सकते हो, 50 से कम करके आप 5 कर सकते हो, दैट इज आप डिवाइड कर सकते हो किसी भी अमाउंट में आप। यूनिफॉर्मिटी होता है जो कि नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी है कि करेंसी की जितने भी यूनिट्स होंगे वो हमारा सेम है, चाहे वो क्वालिटी की बात कर लो या फिर तो वो वर्थ की बात कर लो। दैट इज अगर मेरे पास 50 रुपए का नोट है तो उसकी उतनी ही वैल्यू होगी, उसकी क्वालिटी वही होगी जो आपके पास जो 50 रुपए का नोट है उसकी है। ऐसा नहीं होगा कि आपके पास जो 50 रुपए का नोट है उसकी ज्यादा वैल्यू होगी और मेरे पास जो 50 रुपए का नोट है उसकी वैल्यू कम होगी। दोनों ही 50 रुपए की अमाउंट की वैल्यू
इक्वल होगी। नेक्स्ट वी हैव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा। दैट इज जो 50 रुपए का नोट आज 50 रुपए उसकी वैल्यू है, तो ऐसा नहीं है कि वो 50 रुपए का नोट कल के टाइम में 60 रुपए हो जाएगा या फिर तो 70 रुपए हो जाएगा। सेम रहने वाला है, वो कहीं भी फ्लक्चुएट करके नहीं जाने वाला है। लास्ट है हमारे पास एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी होता है कि भाई वो वाइडली एक्सेप्टेड है, कोई भी आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं ये पैसे नहीं ले सकता हूँ, मैं ये 500 रुपए का नोट नहीं एक्सेप्ट करूंगा, तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हो, क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भैया ये वाइडली हमारा लीगल टेंडर मनी है, आप इसको कहीं भी दे सकते हो। कोई ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं इस फ्रिज के बदले में ये अमाउंट नहीं ले सकता हूँ, आप मुझे डॉलर में ला करके दो, नहीं वो नहीं चलेगा। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे मनी के, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स से याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, डिविजिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी होता है, पोर्टेबिलिटी होता है, डिविजिबिलिटी भी होता है, कौन सा नहीं होता है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही है, यही है हमारा करेक्ट आंसर। दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप उसे फ्लेक्सिबिलिटी वैसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है ही नहीं बनेगा। नेक्स्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है पहले तो ये समझो, फिर बताएंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइमरी फोकस क्या होता है। उससे पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। वी हैव ऑप्शंस नेशनल इनकम, इंडिविजुअल यूनिट्स एंड मार्केट्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स के अंदर दो ब्रांचेस होते हैं, हमने डिवाइड किया हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। वेरी बेसिक, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम जब बात करते हैं तो ये स्टडी करता है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड्स और फर्म्स इन डिसीजन मेकिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करता है। किसकी किसकी बात करता है? स्टडी इंडिविजुअल्स बिहेवियर, एक इंसान का बिहेवियर कैसा होगा अगर कि कोई उसने कोई चीज खरीद ली या फिर तो कोई भी चीज वो कंज्यूम कर रहा है तो उसकी बात करता है ये। हाउसहोल्ड एंड फर्म्स, हाउसहोल्ड, स्टडी ऑफ हाउसहोल्ड बिहेवियर। थर्ड वी हैव फर्म्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपने अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज किया हुआ है, राइट? तो ये सब हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इन शॉर्ट टॉक्स अबाउट इंडिविजुअल, एक इंसान के बारे में बात होती है, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात होती है, यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड की बात कर लो, इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर लो, कंज्यूमर बिहेवियर की बात कर लो, इन सब के बारे में बात होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद दी डील्स विद दी बिहेवियर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। ये इंडिविजुअल की बात करती है और ये इकोनॉमी एज अ होल की बात करती है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, राइट? इसके अंदर इसके अंदर टॉक्स अबाउट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन पॉलिसीज वगैरह, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह,
ऐसी चीजों की बात हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, यानी कि नेशन लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो बातें होती है दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इंडिविजुअल लेवल के अंदर की जो भी बात आती है, एक इंडिविजुअल डिमांड कैसी होगी, एक इंडिविजुअल सप्लाई कैसी होगी, और रिसोर्सेज को हम कैसे एलोकेट करते हैं, ये सारी चीजें हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। इतना ही था। नाउ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि प्राइमरी फोकस क्या होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स डील किससे करती है, ये पूछ रहा है आपसे। डील किससे करती है ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन है हमारे पास नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हमारा क्या है, मैक्रो का पार्ट होता है। इंडिविजुअल्स, यूनिट एंड मार्केट्स, दिस इज द राइट आंसर कि इंडिविजुअल है हमारा यहाँ पे। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जहां पे भी बात हो रही है दैट इज हमारा ये मैक्रो का पार्ट होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमने देखा कि ये भी मैक्रो का पार्ट है, यही। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर जॉन मैनर्ड कीन्स, एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल या फिर तो लियोनेल रॉबिन्स। सबको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। तो फर्स्ट वी ऑल नो दैट एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हम इनको कंसिडर करते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। लेकिन ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं दैट ये जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस हैं वो हैं कौन, इनके ऑप्शंस हैं, यानी कि हमसे सीयूईटी में ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि आफ्टर ऑल जॉन मैनर्ड केन्स, एल्फ्रेड मार्शल या लियोनेल रॉबिन्स हैं कौन, थे कौन, सॉरी। तो जॉन मैनर्ड केन्स की हम जब बात करते हैं तो याद रखेंगे कि जो केन्स थे उनको हम फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों कहते हैं हम इनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इन्होंने ना एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी थ्योरी दी थी। ये हमने पढ़ा है क्लास 12th की बुक में। वो थ्योरी कौन सी थी, तो वो ना जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये वाला थ्योरी दिया था। अगर 12th हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा, राइट। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्रीफली मैं समझा दे रही हूँ कि जॉन मैनर्ड केन्स जो थे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हम कहते हैं उनको। और क्यों कहा जाता है उनको, तो क्योंकि उन्होंने बहुत सारे, एक तो बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है उन्होंने। उसमें से जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने एक रेवोल्यूशनरी थ्योरी दिया था, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बताया था उन्होंने, दैट इज एक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के बारे में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन में नाम है दैट इज एल्फ्रेड मार्शल। तो एल्फ्रेड मार्शल जो है हम इनको फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों क्यों कहते हैं फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया, ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना ये सारे के सारे हमें एल्फ्रेड मार्शल से मिले हैं। तो इतना सारा कंट्रीब्यूशन किसी ने दिया है कि आप अपनी यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो, कैसे डिमांड और सप्लाई हमारी इकोनॉमी में होता है, क्या इंडिविजुअल डिमांड का क्या असर पड़ता है, कैसे सप्लाई ऊपर नीचे होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जिस बंदे ने दिया हुआ है, जिस इंसान ने दिया है, तो उसे हम रिस्पेक्ट के तौर पे हम उसे बोलते हैं कि भाई हम आपको ये फादर की उपाधि देते हैं, दैट इज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम एल्फ्रेड मार्शल को देते हैं। फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जॉन मैनर्ड कीन्स है और फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल है। लेकिन जो थर्ड नेम है दैट इज लियोनेल रॉबिन, ये क्यों फेमस है, इसका नाम यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है, तो ये जो रॉबिन्स थे वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर करा था, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कैसे, तो एक रिलेशनशिप पता किया इन्होंने दैट स्कैरसिटी जो होती है, एक लिमिटेड रिसोर्सेस और ऑल्टरनेटिव यूजेस के बीच में ह्यूमन बिहेव कैसे करता है, उसके ऊपर इन्होंने स्टडी की थी। तो इसी वजह से ये बहुत ही इन्फ्लुएंशियल इकोनॉमिस्ट रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है एडम स्मिथ। बाकी ये तीनों मैंने बता दिया कि जॉन मैनर्ड केन्स जो थे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के एल्फ्रेड मार्शल थे, और लियोनेल रॉबिन्स जो थे उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इशू, कौन सा इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, एग्जाम्पल है। ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं इन्फ्लेशन रेट्स, इन्फ्लेशन हमारा मैक्रो के अंदर आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर अ प्रोडक्ट, दिस इज द राइट आंसर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो होता है ये भी मैक्रो का पार्ट है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग ऊपर पढ़ के आए हैं कि ये भी हमारा मैक्रो का पार्ट है। कोई भी फर्दर एक्सप्लेनेशन की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, ये ध्यान रखना कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो होंगे वो इकोनॉमिक्स के होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे लॉ के मिल जाएंगे, अकाउंट्स के मिल जाएंगे और बिजनेस के भी थोड़े बहुत आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने इसे थोड़ा बहुत मिक्स्ड रखा हुआ है सो दैट एक मोनोटोनस नहीं चाहिए था मुझे कि सिर्फ मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर डिस्कस कर रही हूँ। तो इसमें आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के ही दिखेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस आपको अकाउंट्स, बीएसटी, टैक्सेशन और साथ में हमारा लीगल का भी दिखेगा, लॉ का भी दिखेगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का इनमें से कौन सा ब्रांच नहीं है। ऑप्शंस आर टैक्सेशन अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग एनालाइजिंग, और वो साथ में बाद में हम समराइज करते हैं उसे कि भाई पहले आप रिकॉर्ड करो और फिर उसके बाद आप उसे समराइज करके अंत में आप अपना कंक्लूजन निकालो, सॉरी, और अंत में आप अपना कंक्लूजन निकालो कि आप अकाउंटिंग से आपको क्या मिलता है। दैट इज फाइनेंशियल हेल्थ पता करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, राइट। ब्रांचेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। मेजरली 3 ब्रांचेस होते हैं अकाउंटिंग के, 3 ब्रांचेस होते हैं, उनमें से है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेकंड वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थर्ड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें एक और ऐड कर लो, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, दैट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन अकाउंटिंग है ये। मैनेजमेंट जो होता है इसे आप मैनेजेरियल अकाउंटिंग भी बोलते हो। इसमें आप इंटरनल यूज जो होती है उसको आप डिजाइन करते हो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में कैसे मैनेजमेंट होगा वो सारी चीजों को आप डिस्कस करते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात करें तो उसमें आप समराइज करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आप देखते हो, उसके ऊपर आप बात करते हो। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये फोकस करता है कॉस्ट एफिशिएंसी के ऊपर, क्या और कितना हम एफिशिएंटली हम प्रोडक्शन करें, कितना हम कॉस्ट एफिशिएंट रखें अपनी प्रोडक्ट्स को, उसके ऊपर बात होती है। फॉरेंसिक जो होता है इसको आप लीगल अकाउंटिंग भी बोलते हो, लीगल अकाउंटिंग भी आप इसको बोलते हो। इसके अंदर आप ऑडिट करते हो, इन्वेस्टिगेट करते हो फाइनेंशियल सिस्टम को। इसमें जो हमने ऑप्शंस देखा हुआ है, दिस कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट की बात करता है, कॉस्ट रिलेटेड बात करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल सिस्टम की बात होती है उसके अंदर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होती है वो मैनेजेरियल चीजें, यानी कि डिसीजन मेकिंग जितनी भी चीजें होती है इंटरनल में, जितनी भी चीजें हैं उसे हम उसकी अकाउंटिंग हम करते हैं उसके अंदर। दिस वन इज टैक्सेशन अकाउंटिंग, ये बहुत ही ना स्पेसिफिक होता है तो ये इसके अंदर का पार्ट नहीं है। टैक्सेशन अकाउंटिंग जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। टैक्सेशन अकाउंटिंग जो होता है वो सिर्फ टैक्स रिलेटेड चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं, टैक्स रिलेटेड थिंग्स। देखो टैक्सेशन जो होता है ना बहुत ही स्पेशलाइज्ड है और इसका पार्ट नहीं है, अकाउंटिंग ब्रांच का पार्ट नहीं होता है ये। तो ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। अगेन हमारे पास अकाउंट्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी। इनमें से कौन सा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। आपके पास आपके पास ऑप्शंस है सेबी, आईएएससी, आईसीएआई, आईएएसबी। सेबी आपको पता होगा, सेबी है हमारा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक एक करके सबके ऊपर आते हैं। तो फर्स्ट वी हैव सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है हमारे पास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी की बात कर रहे हैं हम।
सेबी क्या है? तो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है जो कि इंडिया के जितने भी सिक्योरिटीज और कमोडिटीज होती है मार्केट के अंदर, उसको वो रेगुलेट करती है, उसको ओवरसी करती है। और इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है कि भाई इन्वेस्टर्स को ना प्रोटेक्ट करना, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सो दैट ट्रेड प्रैक्टिसेस में उन्हें कोई भी धोखा ना दे दे, एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेट करना, बस ये काम होता है सेबी का। आईएएससी की हम बात करें तो आईएएससी जो है दिस स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कमिटी। अब ये है क्या? ये जो कमिटी है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, इसी का नाम चेंज करके आईएएसबी कर दिया गया। आईएएसबी कर दिया गया। तो आईएएसबी क्या है अब? दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये नाम चेंज करके कर दिया गया। ये है क्या अब? आईएएसबी एक इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है। और ये जो आईएएसबी है, इसकी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फर्स्ट अप्रैल 2001 में हुई है। राइट। इसको हम क्या कहते थे पहले? आईएएससी कहते थे। और आईसीएआई वी ऑल नो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये है इसका फुल फॉर्म। आईसीएआई जो है ये एक इंस्टीट्यूट है, बेसिकली एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ये सीए जितने भी इंडिया के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह हैं उनके एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। साथ में रेगुलेशन और डेवलपमेंट जो है सीए के लिए, वो सारी ये उसको देखती है। आईएएसबी, ये मैंने बता दिया है दैट आईएएसबी को हम पहले आईएएससी कहते थे। ये हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड है। पहले एक कमेटी था, अब ये हमने इसका नाम चेंज करके बोर्ड कर दिया है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि इनमें से कौन सा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, कौन सा है? तो इसके अंदर दिस इज द राइट आंसर, आईएएसबी। ये हमारा न्यू नेम है, तो यही है हमारा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन? मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन होता क्या है? सबसे पहले समझते हैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन क्या होता है। क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन? बेसिकली ये एक मोनोपोली टाइप है। मोनोपोली टाइप ही होता है ये, जहां पे मल्टीपल फर्म्स जो होते हैं, काफी सारे फर्म्स इकट्ठे होते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ मोनोपोली वेयर मल्टीपल फर्म्स कोलैबोरेट टू कंट्रोल द मार्केट। अगर हम ऐसे समझे कि मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली, जहां पे काफी सारे फर्म्स होते हैं, वो इकट्ठे आते हैं, कॉम्पीट करते हैं। लेकिन इसमें जो डिफरेंस होता है ना, मोनोपोलिस्टिक की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और वहीं पे अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। ये फर्क है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन, तो वहां पे ना परफेक्ट कंपटीशन के अंदर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, फर्म्स वगैरह होती हैं, वो ऑफर करती है अपनी सर्विसेज और गुड्स को, लेकिन उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना बहुत ही आइडेंटिकल होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन में उनके प्रोडक्ट्स थोड़े बहुत डिफरेंट आपको दिखेंगे और काफी सारे इसके अंदर भी सप्लायर्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स इनके डिफरेंट है ना, इसी की वजह से इनको एक पावर मिलता है कि आप कंट्रोल ओवर प्राइसिंग के ऊपर इनका कंट्रोल रहता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम इसके प्राइस को ऊपर नीचे कर सकते हैं।
वही सेम परफेक्ट कंपटीशन में आपको नहीं देखने को मिलेगा। रीजन बीइंग सारे मार्केट्स के पास सेम प्रोडक्ट्स होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो सेम प्रोडक्ट में हम अगर मैं बढ़ा दूंगी प्राइस तो जो कंज्यूमर होगा वो बोलेगा भाई सेम प्रोडक्ट सेम ग्राम का सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट है तो मैं कहीं और से ले लूंगा क्योंकि वहां पे मुझे सस्ता मिल जाएगा। तो परफेक्ट कंपटीशन में ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एक एग्जाम्पल है रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गया, क्लोथिंग स्टोर्स वगैरह हो गया, जहाँ पे ना सिमिलर प्रोडक्ट्स मिलते हैं लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। दैट इज H&M भी प्रोडक्ट्स बेचती है, ज़ारा भी प्रोडक्ट्स बेचती है, लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दे कैन प्ले विद द प्राइसिंग, राइट राइट। तो अब ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। फर्स्ट वी हैव लीगल पार्टनरशिप बिटवीन टू फर्म्स। ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। तो ये जो जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज लीगल पार्टनरशिप होता है दो फर्म्स के बीच में। ये हमारा जो है ये जॉइंट वेंचर का फीचर है। जॉइंट वेंचर के टाइम पीरियड पे ऐसा होता है जब दो लीगल पार्टनरशिप दो फर्म्स सॉरी जहाँ पे दो फर्म्स पार्टनरशिप में आती है, लीगल पार्टनरशिप में आती है। सेकंड ऑप्शन है अ टाइप ऑफ मोनोपोली वेयर मल्टीपल फॉर्म्स कोलैबोरेट टू कंट्रोल द मार्केट। दिस इज द राइट आंसर। एक मोनोपोली का टाइप है, अभी हमने ऊपर पढ़ा दैट मोनोपोली का एक टाइप होता है ये, जहाँ पे काफी सारे फॉर्म्स आते हैं, कोलैबोरेट करते हैं और मार्केट को कंट्रोल करते हैं, राइट। थर्ड वी हैव अ सिचुएशन वेयर वन फॉर्म कंट्रोल्स द एंटायर मार्केट। एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे सिर्फ इकलौता एक फॉर्म है जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करता है, इसको हम मोनोपोली कहते हैं। ये याद रखना, मोनोपोली एक मार्केट स्ट्रक्चर है और साथ में मोनोपोली के अंदर में आपको नो सब्स्टिट्यूट देखने को मिलेगा। आप इसको किसी से रिप्लेस ही नहीं कर सकते हो। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी दैट इज इंडियन रेलवेज। उसको आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, सिर्फ इकलौता वो ऑपरेट हो रहा है और वो मोनोपोली का एग्जाम्पल है क्योंकि उसके जैसा और कोई भी दूसरा बंदा नहीं है जो कि ट्रेन चलाता हो, राइट। और इसी में एक और है जैसे कोल इंडिया का भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये सब गवर्नमेंट के हाथ में, ये मोनोपोली वाला है। लास्ट ऑप्शन है मर्जर ऑफ टू और मोर फॉर्म्स इन अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज। यहाँ पे अनरिलेटेड इंडस्ट्रीज है और साथ में मर्जर है, ऐसे टाइप को हम कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहते हैं। और कॉन्ग्लोमरेट क्यों होता है? तो भाई जब आपको अपनी बिजनेस को एक्सपैंड करना होता है, डाइवर्सिफाई करना होता है तो हम कॉन्ग्लोमरेट मर्जर का यूज करते हैं। जैसे मान लो कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक क्लोथिंग बिजनेस में हूँ और मुझे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है और मुझे टेलीकॉम बिजनेस में जाना है, तो मैंने रिलायंस के साथ मर्जर कर लिया। तो मैं अपने डाइवर्सिफाई कर रही हूँ, एक मर्जर है जहां पे मैं अनरिलेटेड इंडस्ट्री में जा रही हूँ। क्लोथिंग है मेरा, मुझे जाना है टेलीकॉम में, दोनों अनरिलेटेड है, तो वैसे मर्जर को हम कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहते हैं। इस ये एम करता है, इसका मोटिव है डाइवर्सिफाई करना होता है, अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए हम कॉन्ग्लोमरेट का यूज करते हैं। ये चारों हो गए। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, याद कर लेना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर कौन सा है, 1872। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर एग्रीमेंट? वो कौन सा टर्म आप यूज करते हो जब एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है? तो ऑप्शंस आर वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट या फिर तो बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले समझेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट ये सारी चीजें होती क्या है। अगर हम वॉइड एग्रीमेंट की हम बात करें, वॉइड एग्रीमेंट की हम बात करें तो ये ऐसा अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ऐसे एग्रीमेंट को हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। यहाँ पे ना आपको लीगल वैलिडिटी लैक करती है, लैक्स लीगल वैलिडिटी, वैसे को हम वॉइड एग्रीमेंट कहते हैं। वॉइडेबल एग्रीमेंट, वॉइडेबल एग्रीमेंट की हम बात करेंगे तो इनिशियली जो होता है ये वैलिड होता है, इन्फोर्सेबल होता है। आप शुरू शुरू में ये जो एग्रीमेंट होगा बहुत ही वैलिड एग्रीमेंट होगा, लेकिन लेटर ऑन इसको हम रिजेक्ट या फिर तो कैंसिल कर सकते हैं अगर कोई एक पार्टी प्रूव कर देता है अपने आप को कि भाई मैं ऐसे सिचुएशन में था, जैसे कोर्जन हो गया, फ्रॉड हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया, उस सिनेरियो में हम इसको वॉइडेबल बोलेंगे। एक वैलिड एग्रीमेंट होता है, पहले तो इनिशियली वैलिड एग्रीमेंट होगा ये, लेटर हम इसको
अग्रीव्ड पार्टी जो है या फिर तो जो सफरर पार्टी है वो अगर इसको प्रूव कर देती है कि नहीं भाई मुझे किसी ने धमकी दे करके करवाया या फिर तो मेरे साथ फ्रॉड करके ये अग्रीमेंट हुआ है, मिस रिप्रेजेंटेशन करके ये अग्रीमेंट हुआ है, तो उस सिनेरियो में ये अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, दैट इज वॉइड अग्रीमेंट में ये चेंज हो जाएगा। तो ऐसे अग्रीमेंट को हम वॉइडेबल एग्रीमेंट कहते हैं। वैसे एग्रीमेंट जिसको आप वॉइड में आप चेंज कर सकते हो, दैट इज वॉइडेबल एग्रीमेंट। जैसे मान लो मुझे किसी ने धमकी दे करके मुझे थ्रेटन करके किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है या अग्रीमेंट साइन करवा लिया, तो वो शुरू में तो वो वैलिड एग्रीमेंट है, रीजन बीइंग कि मैंने उस पर साइन कर दिया है। बट लेटर ऑन जब मैं यानी कि अग्रीव्ड पार्टी, मैं अगर इसे बोल दूं, प्रूव कर दूं दैट नहीं मुझे सच में धमकी दे करके ही ये करवाया गया है, मुझे थ्रेटन करके ये जो करवाया गया है, तो उस सिनारियो में वो जो अग्रीमेंट हो जाएगा वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। तो वैसा सिनारियो जहाँ पे चांसेस है उसे रिजेक्ट होने का या फिर तो कैंसिल होने का, तो उसको हम वॉइडेबल एग्रीमेंट कहते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे एक बेसिकली लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है ये, जहां पे दोनों ही पार्टी म्यूचुअल एक्सेप्टेंस है उसमें और दोनों ही पार्टी ने अपनी ड्यूटीज को फुलफिल कर दिया है। एग्जीक्यूटेड है ना, यानी कि वैसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर तो ड्यूटीज आपने फुलफिल कर दी है, वैसे कॉन्ट्रैक्ट में। म्यूचुअल यानी कि बोथ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड द ऑब्लिगेशन, राइट। वैसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे दोनों ही पार्टी म्यूचुअली अग्री कर रही है, बोथ द पार्टीज अग्रीड म्यूचुअली, और दोनों ही पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल करेगी। अगर वहीं पे आपके एक और इसमें देख लो, एक और ऑप्शन ऐड कर लो इसमें, इसी से रिलेटेड है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल होता है जहां पे सिर्फ एक पार्टी को अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना होता है। बोथ द पार्टीज है बाइलेटरल, बाई का मतलब होता है दोनों और यूनि का मतलब होता है सिंगल, वन यूनिट। तो जहां पे सिर्फ एक पार्टी को काम करना है वहां पे यूनिलेटरल है, जहां पे दोनों को करना है वहां पे बाइलेटरल है। तो आपके क्वेश्चन में बोला गया था कि सेक्शन 2H बोलता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट जिसको कि आप लॉ में इन्फोर्स कर सकते हो, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये जो टर्म है, मान लो कोई एग्रीमेंट है, उसे आप लॉ कोर्ट में आप प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो, तो उसको आप क्या कहते हो, उस एग्रीमेंट को आप क्या कहोगे, तो दैट वुड बी वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट इज वैसे एग्रीमेंट जिसको आप नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड साथ ही में दिस इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन इज, if supply is price inelastic, the value of the price elasticity of supply must be। अगर आपका सप्लाई जो है वो प्राइस इन इलास्टिक है तो उस केस में आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो उससे पहले हमें समझने की जरूरत है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है। कवर कर रहे हैं हम टॉपिक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। we know the price and supply has a direct relationship, right। अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, और वही वाइस वर्सा है ये, कि अगर आपका प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इसी को तो कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। लेकिन हमें ये पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि कितने से बढ़ेगा। अगर आपका प्राइस 20% से चेंज हो रहा है तो हमें ये नहीं पता है कि सप्लाई आपका कितने परसेंट से चेंज होगा। तो ये पता करने के लिए हमें समझना पड़ेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हाउ मच जानने के लिए हमें क्या करना है, हाउ मच ऑफ चेंज जानने के लिए हमें समझना पड़ेगा दिस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होता है ना, सबसे पहले तो ये समझो कि जो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज। और ये पॉजिटिव क्यों रहेगा हमेशा, तो रीजन बीइंग डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इसका प्राइस और सप्लाई के बीच में, अनलाइक डिमांड। बिकॉज ऑफ द डायरेक्ट रिलेशनशिप
रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। ठीक इसका उल्टा होता है डिमांड में। हम डिमांड को इन डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बस एक थोड़ा सा बता दे रही हूँ दैट इसका ठीक उल्टा होता है। दैट अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड हमारा नीचे आ जाता है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। और सप्लाई के केस में हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपका सप्लाई भी बढ़ जाता है, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या देखा दैट सबसे पहले तो हम प्राइस सबसे पहले तो हमें ये पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि हमारा मान लो 20% से बढ़ रहा है, तो हमें ये नहीं पता कि कितने परसेंट से हमारा सप्लाई बढ़ेगा। तो ये जानने के लिए हमें चाहिए जानना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। रीजन बीइंग कि वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सप्लाई और प्राइस के बीच में। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट कुछ हम फॉर्मूलाज देख रहे हैं कि कैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला टू कैलकुलेट फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कैलकुलेट करने का पहला तरीका ES इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा पहला फॉर्मूला है कि कितने से आपका क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय कितने से आपका प्राइस चेंज हुआ है, आपको पता चल जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना है। सेकंड वी हैव ES is equal to delta quantity supplied divided by delta price into price divided by quantity। ये है हमारा चेंज कितने कितने से हुआ है क्वांटिटी में, ये है प्राइस में कितना चेंज हुआ है, एंड दिस इज इनिशियल प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी। इससे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आ जाएगा। यही दो मेथड हम यूज करते हैं इसे कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट वी विल टॉक ऑन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई, कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ elasticities of supply। In total we have five elasticities of supplies. First we have perfectly elastic supply, perfectly inelastic supply, then we have highly elastic supply, less elastic supply, और the last one is unitary elastic supply। एक एक करके हम सबको समझेंगे। First we have perfectly elastic supply। कोई भी ऐसा कमोडिटी जो कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे इन्फिनाइट सप्लाई है, दैट इज बहुत सारा सप्लाई है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, लेकिन थोड़ा सा भी चेंज हो गया किसी भी प्राइस पे, लेकिन थोड़ा सा भी चेंज हो गया उसके प्राइस में, तो उसका जो सप्लाई है वो बैक टू जीरो हो जाएगा, तुरंत से वो नीचे आ जाएगा। तो वैसे ही हम सप्लाई को, वैसे कमोडिटी को हम कहते हैं भाई ऐसी कमोडिटी के पास परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है, राइट। इस केस में जो आपका ES होता है वो होता है हमारा इन्फिनाइट। क्या बोला मैंने, इस केस में जो कमोडिटी होती है वो इन्फिनाइट सप्लाई होती है उसकी एक प्राइस के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा भी प्राइस के साथ आप छेड़खानी करते हो, थोड़ा सा भी उसमें चेंज लाते हो, तो वैसे ही आपके जो सप्लाई होता है वो जीरो हो जाता है। इसके डायग्राम से समझते हैं। तो दिस एक्स वाई, परफेक्टली इलास्टिक, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, राइट। यहाँ पे इस सिनेरियो में हमारा जो प्राइस है वो फिक्स रहता है,
दिस इज Q, दिस इज Q1, दिस इज Q2, ये हमारा P है। देखो हमारा जो प्राइस है ना यहाँ पे फिक्स रहेगा। यू कैन प्ले विद द क्वांटिटी, क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है, बट प्राइस उतना ही रहेगा। आपने प्राइस को थोड़ा सा भी नीचे किया तो वहां पे आपका जो क्वांटिटी है वो जीरो हो जाएगा, कोई भी वहां पे नहीं बेचेगा। तो इसमें जो होता है ना, इसमें जो सप्लायर्स होते हैं, दे ओनली वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ऑन अ हाई प्राइस। तो इस सिनेरियो में हमारा जो ईएस होता है वो इनफिनाइट होता है। सेकेंड वी हैव परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई, इस केस में ईएस जो होता है हमारा वो जीरो होता है। इफ वी टॉक अबाउट द डायग्राम, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक्स, वाई, दिस इज प्राइस, दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड, यू, पी, P1, P2। इस सिनेरियो में क्या होगा कि क्वांटिटी जो है, चाहे आप प्राइस को इंक्रीज करो या तो आप डिक्रीज करो, आपका क्वांटिटी सेम रहने वाला है। बिगेस्ट एग्जांपल है इसका सॉल्ट, बिगेस्ट एग्जांपल है सॉल्ट। चाहे आप सॉल्ट का दाम आज के डेट में 50 रुपए कर दो तो भी लोग उसे उतने ही क्वांटिटी में खरीदने वाले हैं, बिकॉज ये बेसिक नेसेसिटी के अंदर आ जाता है, राइट। तो ये है हमारा कि चाहे आप प्राइस को इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, क्वांटिटी विल रिमेन सेम। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई में ये हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और इन इलास्टिक सप्लाई में पैरेलल टू वाई एक्सिस है, राइट। इस तरीके से समझेंगे। थर्ड वन वी हैव, थर्ड वी हैव हाईली इलास्टिक सप्लाई। हाईली इलास्टिक सप्लाई, हाईली इलास्टिक सप्लाई बोल लो या फिर तो मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई बोल लो, इसका दूसरा नाम है, राइट। इस केस में आपको क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज in quantity supplied is more than percentage change in price। और इस केस में जो आपका ईएस होता है इज ग्रेटर देन 1। अगर हम इसे डायग्राम के हेल्प से समझें तो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज क्यू, दिस इज पी। थोड़ा सा प्राइस हमारा इंक्रीज होगा, दिस इज P1। थोड़ा सा प्राइस हमारा इंक्रीज होगा तो उससे ढेर सारा हमारा क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज ये आपको चेंज देखने को मिलेगा कि इसके बीच का चेंज आपको कम दिखेगा और इसके बीच का चेंज आपको ज्यादा दिखेगा। तो इस सिनेरियो को हम कहते हैं हाईली इलास्टिक सप्लाई है वहां पे, और इसको हम डिनोट करते हैं ES इज ग्रेटर देन 1। और ठीक इसका उल्टा होगा लेस इलास्टिक सप्लाई। तो लेट्स अंडरस्टैंड लेस इलास्टिक सप्लाई। फोर्थ वी हैव लेस इलास्टिक सप्लाई। लेस इलास्टिक सप्लाई में क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी is less than percentage change in price। और इसको हम डिनोट करते हैं ES is
लेस देन 1। अगर हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझें तो y x, this is our q, this is our p, प्राइस हमारा इतना चेंज हुआ है, क्वांटिटी हमारा इतना चेंज हुआ है। Observe the gap between P and P1 and Q and Q1. जो चेंज इन क्वांटिटी है, दिस इज लेस देन चेंज इन प्राइस। तो ये हमारा लेस इलास्टिक सप्लाई है। लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट जो है वो हमारे पास है यूनिटरी। फिफ्थ एंड लास्ट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। जहां पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा, उसे हम यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कहते हैं। इस सिनारियो में ES इज इक्वल टू 1 होता है, यूनिट इज इक्वल टू 1 होता है ना, वहां से आया है। अगर डायग्राम देखें इसका तो दिस इज द डायग्राम। ये है हमारा y, दिस इज x, q, p। जितने से p हमारा चेंज होगा उतने से ही q भी हमारा चेंज होगा। दोनों के बीच का जो गैप होगा वो सेम होगा, राइट। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर आपका सप्लाई इज प्राइस इन इलास्टिक तो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मस्ट बी। तो आपके पास ऑप्शन है इन्फिनाइट, 0, ग्रेटर देन 1 या फिर तो लेस देन 1। तो अकॉर्डिंग टू जो भी हमने नीचे देखा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो दिस इज लेस देन 1, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है व्हाट इज द सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फॉर्म्स इन द कंट्री। आपने सारे जीवीए को ऐड कर लिया है सारे फॉर्म्स के एक कंट्री के अंदर, तो वो सारा जो आपने ऐड करा है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, या फिर तो एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या तो एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, या तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। तो याद रखेंगे जब भी हम सारे ये जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड सबका सम टोटल कर लेते हैं सारे फॉर्म्स का कंट्री के अंदर, तो उसको हम जीडीपी कहते हैं। और अगर आप एनएनपी की बात करो और अगर आप एनडीपी की बात करो तो एनडीपी आप कैसे कैलकुलेट करते हो। जीडीपी है आपके पास, जीडीपी कैलकुलेट करके ग्रॉस से हम नेट में आ रहे हैं, तो दैट इज माइनस करेंगे हम इसमें डिप्रेशिएशन। ग्रॉस से हम नेट में आ रहे हैं तो दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं डिप्रेशिएशन, इसमें से हम डिप्रेशिएशन माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स तो आपको ये पता होगा दैट ग्रॉस में से हम डिप्रेशिएशन माइनस करते हैं तो हमारा नेट निकल के आता है, तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस हम डिप्रेशिएशन है। अगर आप जीडीपी से एनएनपी पे आ रहे हो तो दैट इज आपको सबसे पहले तो जी से एन पे चेंज करना पड़ेगा और डोमेस्टिक से नेशनल पे चेंज करना पड़ेगा। ग्रॉस से नेट पे चेंज करने के लिए जीडीपी अभी ऊपर बताया मैंने, ग्रॉस से नेट में चेंज करने के लिए आपको डिप्रेशिएशन माइनस करने की जरूरत है, और डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए आपको प्लस करने की जरूरत है एनएफआईए।
कैसे याद रखेंगे इसको, कैसे याद रखेंगे इसको? ये तो समझ में आ गया कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट आ जाता है, राइट। लेकिन डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए आपको एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा। डोमेस्टिक के अंदर आपके सिर्फ डोमेस्टिक वाले इनकम होंगे, इसमें आपको अब्रॉड वाले इनकम को भी ऐड करने की जरूरत है। डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल इज अ बिगर टर्म, बिगर टर्म में आपको एनएफआईए ऐड करने की जरूरत है। और अगर आप नेशनल से डोमेस्टिक पे जा रहे हो, दैट इज शॉर्टर टर्म पे आ रहे हो आप, नेशनल से डोमेस्टिक के नेशनल से डोमेस्टिक पे आ रहे हो, तो उसमें आपको एनएफआईए, दैट इज फैक्टर, जो आपका बाहर वाला इनकम है, फॉरेन इनकम है, उसको आपको माइनस करने की जरूरत है। जीएनपी की बात करते हैं हम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जी सेम है हमारे पास, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, दैट इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज इट। इतना ही सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, in Keynes consumption theory the chief factor that determines consumption expenditure is, Keynes consumption theory में जो हमारा consumption expenditure हम जो कैलकुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसमें कौन सा फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है? ऑप्शंस आर परमानेंट इनकम, पर्सनल इनकम, रिलेटिव इनकम या फिर तो डिस्पोजेबल इनकम। तो इसमें सबसे पहले समझो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम होता है अमाउंट लेफ्ट आफ्टर पेइंग टैक्स। आपके जितने भी टैक्स वगैरह हैं, आप उस सारे टैक्स को पे करके आपके पास जो भी अमाउंट बचता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कैलकुलेट करते कैसे हैं? तो डीआई इज इक्वल टू आपका जो भी टोटल इनकम है, जो भी आपका टोटल इनकम है, उसमें से आप माइनस करोगे टैक्सेस और भी कोई भी जो आपका मैंडेटरी डिडक्शंस है वो, दैट इज इट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल इनकम टैक्स, ऐसे लिख सकते हैं क्या? पीआई माइनस पीआईटी, डिस्पोजेबल इनकम। तो ये याद रखना कि कीन्स जो कंजम्पशन थ्योरी कीन्स ने जो दिया था, उसमें जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम कैलकुलेट करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिस्पोजेबल इनकम का। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन कह रहा है द इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस एट अ मच हायर रेट देन द एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड। क्वेश्चन कह रहा है वो कौन सा इन्फ्लेशन है जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है हायर रेट पे देन द एग्रीगेट सप्लाई, जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, उस सिनेरियो में आप कौन सा इन्फ्लेशन है ये? तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि इन्फ्लेशन क्या होता है और इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन होता है हमारा जनरल राइज ऑफ प्राइस इन एन इकोनॉमी। किसी चीज की प्राइस बढ़ती जा रही है इकोनॉमी के अंदर में, बढ़ती ही जा रही है, तो दैट इज इन्फ्लेशन। और अगर हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें, तो मेजरली यहाँ पे दो तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकेंड इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, ये क्यों होता है? ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है वो क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन एग्रीगेट डिमांड, एडी। और अगर वही हम इसके इफेक्ट की बात करें, इफेक्ट ऑफ डिमांड पुल
इन्फ्लेशन, इकोनॉमी के अंदर क्या क्या ये इफेक्ट दिखाता है। अगर आपका डिमांड में चेंज हुआ है तो आपका सप्लाई शॉर्टेज पड़ेगा। इन्फ्लेशन की बात हो रही है ना, तो बढ़ेगी ही ऑब्वियसली। अगर आपका डिमांड बढ़ रहा है उस केस में तो आपका सप्लाई शॉर्टेज होगा, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। सेकेंड, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स। सप्लाई कम है तो गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे उस केस में, जिसकी वजह से आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की हम बात करें, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें, ये होता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। तो कौन कौन सी चीजें भाई? तो फर्स्ट वी हैव इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स यानी कि जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसके प्राइसेस में चेंज, लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, उसके प्राइसेस में चेंज होगा, उसकी वजह से आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है। सेकेंड वी हैव, अगर आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस में चेंज आ गया, बढ़ गया, वो इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की ही बात हो रही है। थर्ड वी हैव डेप्रिसिएशन, करेंसी में डेप्रिसिएशन आपने देखा, करेंसी डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उस केस में आपका कॉस्ट पुश, तो उस केस में आपका कॉस्ट पुश पुश तो उस केस में कॉस्ट, तो उस केस में ये तो उस केस में ये इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगी। साथ ही में और क्या हो सकता है? क्रूड ऑयल इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल सकता है। साथ में और क्या हो सकता है कि क्रूड ऑयल के प्राइस में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल गया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस हो गए हैं, तो उस केस में भी ये इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल सकता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपको कम ग्रोथ है, फूड इन्फ्लेशन आ गया है, या फिर तो आरबीआई ने रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह बढ़ा दिया है, तो उस केस में भी हमें ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लेना, एक और पॉइंट ऐड कर लेना कि इन सारे जितने भी इन्फ्लेशन होते हैं उसमें से सबसे बैड और सबसे गंदा जो इन्फ्लेशन होता है वो होता है हमारा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कंसिडर्ड एज बैड। क्यों भाई? तो बिकॉज द नेशनल इनकम is reduced, because the national income is reduced along with the reduction in supply। तो इस केस में, दैट इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के केस में, आपका जो नेशनल इनकम होता है वो कम हो जाता है और साथ में आपका सप्लाई भी कम हो जाता है। ये जो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है ये होता क्या है? तो एक तरीके का इन्फ्लेशन है जहां पे आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो प्राइसेस वगैरह होते हैं ना वो हाई हो जाते हैं, लीड्स टू हायर प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज, हायर प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज या फिर तो कमोडिटीज। ये पूरा हमारा इन्फ्लेशन। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है हायर रेट से, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा रेट से एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, तो उस केस में कौन सा इन्फ्लेशन है? हमने अभी जस्ट पढ़ा है दैट जब भी हमारा एग्रीगेट डिमांड के चेंज होने से इन्फ्लेशन आता है तो हम उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच टाइप ऑफ इकोनॉमी कैन बी टर्म्ड एज लाइसेंस-फेयर इकोनॉमी। ऑप्शंस आर मिक्स्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ये सारी इकोनॉमी होते क्या हैं?
ऐसे समझो तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो होता है, एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर आपको सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट दोनों की इकोनॉमी का मिक्सचर देखने को मिलेगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के हाथ में होगी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगी, तो वैसे इकोनॉमी को हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? बड़ा एग्जाम्पल है इसके अंदर आज के टाइम का यूके, आज के टाइम का यूके, यूएस, इंडिया, ये सब हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल है। कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटलिज्म होता है जहां पे आपका प्राइवेट ओनरशिप होता है, मार्केट फ्री होती है यहाँ पे। सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन ज्यादा होती है, गवर्नमेंट के हाथ में ओनरशिप होती है। नेक्स्ट वी हैव कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी क्या होती है? कमांड कमांड इकोनॉमी होती है जहां पे हमारी सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है? तो जितने भी मेन्स ऑफ प्रोडक्शन है, आउटपुट लेवल है, वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी कि भाई कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किस प्राइस पे आप उसको बेचोगे। वो सारी चीजें जब सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट कंट्रोल करे तो हम उसको कमांड इकोनॉमी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट वी हैव सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है जहां पे गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ होता है, वो मैनेज करती है सारी चीजें। कंट्रोल बाय स्टेट या फिर तो गवर्नमेंट बोल लो, कंट्रोल बाय स्टेट या फिर तो गवर्नमेंट। और इसके अंदर एक और चीज है दैट इट फोकसेस ऑन सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर। इस केस में जो स्टेट है वो रिकमेंडेशन के ऊपर वर्क करती है, प्लानिंग कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन होती है उसके ऊपर ये काम करती है। अगर इसके एग्जाम्पल की हम बात करें तो क्यूबा हो गया, सोवियत यूनियन हो गया, सोवियत यूनियन जिसे हम यूएसएसआर कहते थे, वो हो गया, या फिर तो क्यूबा हो गया, ये सब इसके अंदर आते थे सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट ओनरशिप होती है। यहाँ पे जितने भी इंडिविजुअल्स वगैरह होते हैं, बिजनेस वगैरह होते हैं, उनके हाथ में ये सारी चीजें होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया, और मेनली ये किसके ऊपर फोकस करते हैं? फोकसेस ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट। इसका एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है यूएस। हिस्टोरिकली यूएस यानी कि पहले वाला यूएस, अब तो वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आता है। और साथ में न्यूजीलैंड का एग्जाम्पल ले लो। इन हिस्ट्री, दैट इज बहुत टाइम पहले की बात हो रही है। तो उस टाइम पीरियड पे सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करती थी सोवियत यूनियन, दैट इज यूएसएसआर, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करती थी यूएस। तभी इन दोनों के आइडियोलॉजीज के बीच में बहुत वॉर चलता था। क्वेश्चन हमारे पास था कि वो कौन सी इकोनॉमी है जिसको लाइसेंस फेयर इकोनॉमी कहते हैं, तो इसका आंसर है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। ऑप्शंस आर डॉक्टर अरविंद पनगरिया, श्री नरेंद्र मोदी, श्री शक्तिकांत दास, या फिर तो श्रीमती निर्मला सीतारमण। नीति आयोग, तो इकोनॉमिक्स में एक पार्ट नीति आयोग के ऊपर भी है। पहले इंडिया के अंदर प्लानिंग कमीशन थी और अब हम उसे प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग कर दिए हैं उसका नाम। तो सबसे पहले तो समझो कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। दिस स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये है नीति आयोग का पूरा फुल फॉर्म। बेसिकली नीति आयोग है क्या? तो ये एक थिंक टैंक है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। थिंक टैंक है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। ये सारे पॉलिसीज वगैरह जो होती हैं ये डिसाइड करती है, और जितने भी रिकमेंडेशंस वगैरह होते हैं अब ये बैठ करके डिस्कस करती है। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं नीति आयोग के, चेयरपर्सन होते हैं वो पीएम होते हैं, दैट इज पीएम ऑफ इंडिया।
तो अभी आपके जो करंट में इंडिया के पीएम है दैट इज श्री नरेंद्र मोदी, वो नीति आयोग के चेयरपर्सन है। तो इसका सही आंसर जो है वो श्री नरेंद्र मोदी है। उससे पहले हम समझेंगे कि नीति आयोग को एस्टैब्लिश कब किया गया था। established in 2015 बाय रिप्लेसिंग, इससे पहले जो नीति आयोग से पहले ऑपरेट हो रहा था वो था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन। सॉरी। उसके बाद अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें ये तो पता चल गया है कि भाई नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, तो श्री नरेंद्र मोदी दैट इज पीएम ऑफ इंडिया। लेकिन ये बाकी के और ये जो तीन नाम है ये कौन कौन है, तो डॉक्टर अरविंद पनागरिया की बात करें तो ये हमारे फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। शक्तिकांत दास जो है वो हमारे गवर्नर रह चुके हैं दैट इज गवर्नर ऑफ आरबीआई। श्रीमती निर्मला सीतारमण, शी इज आवर फाइनेंस मिनिस्टर। तो हमने क्या पढ़ा, नीति आयोग दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये हमारा थिंक टैंक है गवर्नमेंट के लिए, सारी पॉलिसीज वगैरह ये रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि हम क्या क्या कर सकते हैं इंडिया के लिए। जो नीति आयोग होती है उसका जो चेयरपर्सन है वो पीएम ऑफ इंडिया होते हैं हमेशा, दैट इज अभी जो आपके करंट पीएम है वो होंगे। नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था 2015 में, पहले इसको प्लानिंग कमीशन के नाम से ऑपरेट कर रहे थे, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। और डॉक्टर अरविंद पनागरिया जो है वो हमारे फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के। Next we have question number 15. Question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वाज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। वो कौन सी कंट्री है जिससे हमने 5 ईयर प्लान लिया था। इंपॉर्टेंट, लास्ट क्लास में बताया था 5 ईयर प्लान के बारे में कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान से लेकर के 6 5 ईयर प्लान तक एक बार देख लेना कि कौन कौन से 5 ईयर प्लान में हमने क्या क्या फोकस करा था, क्या क्या एम करा था। ओके, द ऑप्शंस आर द यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस या फिर तो रशिया। तो पहले समझते हैं ये 5 ईयर प्लान लिया कहां से गया था। तो इंडिया ने बोरो किया था 5 ईयर प्लान फ्रॉम दी बोरोड फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर दैट इज अभी का रशिया हमारा। सेकंड, कब स्टार्ट किया गया था, कब स्टार्ट किया गया था, तो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेएल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड पे इसे स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान सबसे पहले स्टार्ट किया गया था कब, फर्स्ट 5 ईयर प्लान started in 1951। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। क्वेश्चन था कि कहां से बोरो किया गया था। वी नो दैट यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर दैट इज रशिया से बोरो किया गया था। ऑप्शंस में आपके पास द यूएसए है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इन सबके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ ना कुछ उठाया है। तो क्या क्या है, इफ यू टॉक अबाउट यूएसए तो यूएसए से आपने फंडामेंटल राइट्स को लिया था, प्रियम्बल वगैरह को लिया था, एटसेट्रा। इफ विल टॉक अबाउट इंग्लैंड, इंग्लैंड की बात कर रहे हैं यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वहां से हमने सिंगल सिटीजनशिप लिया था, सिंगल सिटीजनशिप लिया था, और पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया था, और भी इसके जैसे और भी हमने बहुत सारी चीजें ली थी। थर्ड वी हैव फ्रांस, फ्रांस यानी कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है।
तो वहां से हमने आइडियल्स या फिर तो प्रिंसिपल्स बोल लो, आइडियल्स या फिर तो प्रिंसिपल्स बोल लो, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी लिया था। वापस क्वेश्चन पे कि 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट हमने कौन सी कंट्री से लिया है, तो दैट इज रशिया से लिया था, यूएसएसआर, फॉर्मर यूएसएसआर से लिया था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, फ्रेश इवेल्युएशन ऑफ एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड। जो हम फ्रेश इवेल्युएशन करते हैं हर एक आइटम के एक्सपेंडिचर का शुरू से हर फाइनेंशियल ईयर में, तो वैसे इवेल्युएशन को आप क्या कहते हो? ऑप्शंस आर डेफिसिट बजटिंग, परफॉर्मेंस बजटिंग, फ्रेश बजटिंग या फिर तो जीरो बेस्ड बजटिंग। अगर हम डेफिसिट बजटिंग की बात करते हैं तो जब भी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू, इज मोर देन रेवेन्यू, और गवर्नमेंट अपने शॉर्टफॉल के लिए अलग अलग जगह से जब वो बोरोइंग्स लेती है, फाइनेंस करती है वो, तो उस केस में हम डेफिसिट बजटिंग कहते हैं। ये जो बोरोइंग्स लेती है उसकी वजह से कंट्री के अंदर नेशनल डेट बढ़ता है, दैट इज डेफिसिट बजटिंग, जहां पे आपका एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द रेवेन्यू है। नेक्स्ट वी हैव परफॉर्मेंस बजटिंग। नेक्स्ट वी हैव परफॉर्मेंस बजटिंग। तो परफॉर्मेंस बजटिंग जो होता है वो एक स्पेशलाइज चीजों के लिए होता है, स्पेसिफिक गोल के लिए होता है। ये गोल बोल लो, प्रोग्राम बोल लो, स्पेसिफिक गोल या प्रोग्राम के लिए होता है। तो ये एक तरीका होता है जहां पे वो अपने रिसोर्सेस को एलोकेट करती है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या प्रोग्राम को अचीव करने के लिए। एक रिजल्ट पहले से ये तय करते हैं कि भाई हमें ये करना है, उसके लिए हमें बजट तैयार करना है, तो उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस बजटिंग। नेक्स्ट वी हैव फ्रेश बजटिंग। तो जहां पे आपका जो बजट है उसे आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो हर महीने या फिर तो हर साल, दैट इज स्टार्टिंग अ बजट, स्टार्टिंग अ बजट फ्रॉम स्क्रैच पर ईयर या फिर तो पर मंथ, तो उस केस में आप फ्रेश बजटिंग कहते हो इसको। नेक्स्ट वी हैव जीरो बेस्ड बजटिंग। तो जीरो बेस्ड बजटिंग के अंदर में आप अपने सारे एक्सपेंडिचर्स वगैरह को जस्टिफाई करते हो, अप्रूव करते हो हर साल पे एकदम जीरो बेस से, रादर देन कि आप उसे प्रीवियस ईयर के आप रिकॉर्ड को उठा करके आप उसे कंटिन्यू करो। तो आप क्या करते हो, प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में रहने दो, अब मंथ स्टार्ट हुआ है या फिर तो ईयर स्टार्ट हुआ है, सब कुछ हम फ्रेशली करेंगे। और जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं हर एक चीज का आप हिसाब किताब रखते हो, दैट इज जस्टिफाइड और अप्रूव्ड एक्सपेंडिचर ही आप उसमें लेते हो, यानी कि नो प्रीवियस अमाउंट, सारे फ्रेश रिकॉर्ड्स फ्रेश अमाउंट से हम इसको स्टार्ट करते हैं, दैट इज जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो से हम इसको स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है दैट वो कौन सा इवेल्युएशन है जो आप एवरी आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर को आप इवेल्युएट करते हो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईच, हर साल के बिगिनिंग में। तो मैंने एक्सपेंडिचर की बात करी थी जीरो बेस्ड एक्सपेंडिचर में, जहां पे आप हर एक एक्सपेंडिचर को आप जस्टिफाई करते हो, अप्रूव करते हो, आप उसको इवेल्युएट करते हो, फिर आप उसको एड ऑन करते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरो बेस्ड बजटिंग। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 17 बोल रहा है द डिफरेंस, 17 बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसीट्स इज, ऑप्शंस आर रेवेन्यू डेफिसिट, बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट या फिर तो प्राइमरी डेफिसिट। ये जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है ये हमें हमारी बोरोइंग्स को बढ़ाता है, दैट इज इंक्रीज इन बोरोइंग्स, ये देखने को मिलेगा इसके अंदर, इंक्रीज इन बोरोइंग्स। विदाउट एसेट या फिर तो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ पे आप ना ही कोई एसेट को फॉर्म करोगे ना ही कोई कैपिटल फॉर्म करोगे, बट आपकी बोरोइंग्स बढ़ती चली जाएगी, तो वैसे को हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। बजट डेफिसिट की हम बात करते हैं जब गवर्नमेंट जो है वो अपने जितना भी वो गिवन पीरियड है, बजट डेफिसिट होता है जब गवर्नमेंट जितना रिसीव किया है उससे ज्यादा वो खर्च कर देती है। स्पेंडिंग इज मोर देन, स्पेंडिंग इज मोर देन इनकम, इनकम, हाँ इनकम, इनकम ऑफ गवर्नमेंट। इनकम कैसे होती है गवर्नमेंट की, तो थ्रू टैक्सेस वगैरह होती है। सेकेंड वी हैव फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट होता है जहां पे गवर्नमेंट का टोटल स्पेंडिंग जो है वो बढ़ जाता है टोटल रेवेन्यू से एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, जहां पे स्पेंडिंग इज
ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। और प्राइमरी डेफिसिट होता है डिफरेंस, प्राइमरी डेफिसिट होता है डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इट्स रेवेन्यू। इसके अंदर हम सिर्फ एक चीज को एक्सक्लूड करते हैं, दैट इज सॉरी दैट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। डिफरेंस बिटवीन स्पेंडिंग एंड रेवेन्यूज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स, हमें पता होना चाहिए दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू रेवेन्यू है ना, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है द इंडियन टैक्स सिस्टम इज। इंडियन टैक्स सिस्टम कैसा है, आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है प्रोपोर्शनल, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव या प्रोग्रेसिव। तो याद रखना इंडियन टैक्स सिस्टम जो है वो हमारा प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव इज नॉट इक्वल फॉर ऑल, दैट इज अगर कोई मिस्टर एक्स है और उसकी इनकम कम है तो उसका टैक्स कम होगा, और अगर कोई मिस्टर बी है उसका इनकम हाई है तो उसका टैक्स भी हाई होगा। अब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स का बढ़ता जाएगा। तो नॉट फॉर ऑल, ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो सबके लिए बराबर नहीं होता है। और वही एक और चीज याद रखना दैट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं दैट इज जीएसटी वगैरह जो हो गया, ये सब हमारा रेग्रेसिव इन नेचर होता है, रेग्रेसिव नेचर का होता है। दैट इज सबके लिए बराबर होगा, इक्वल होगा। चाहे मैं जाऊं खरीदने के लिए नमक या आप जाओ खरीदने के लिए नमक, आपको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है विच फॉर्म ऑफ बिजनेस डज नॉट हैव परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है, उससे पहले व्हाट आर द ऑप्शंस। ऑप्शन है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। परपीचुअल सक्सेशन होता है दैट कंपनी मस्ट गो ऑन, यानी कि नो मैटर व्हाट पार्टनर चला गया, वो रिटायर हो गया, उसकी डेथ हो गई, कंपनी आपकी चलती जाएगी। पार्टनर बोल लो या फिर तो कोई भी मेंबर बोल लो, दैट चाहे कुछ भी आ जाएगा, कंपनी अपनी चलती जाएगी, उसको कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। तो वो कौन सा बिजनेस फॉर्म है जिसमें आपको परपीचुअल सक्सेशन देखने को नहीं मिलता है, तो गवर्नमेंट कंपनी कंपनी है ना, परपीचुअल सक्सेशन होगा इसमें। पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है, मान लो एक ऐसा पार्टनरशिप है उसमें दो पार्टनर्स हैं, तो उस केस में एक पार्टनर के लिए पार्टनरशिप नहीं होता है, तो उस केस में हमें परपीचुअल सक्सेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी कंपनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इसके अंदर एक्सेप्शन होता है दैट हाँ इसके अंदर आपको परपीचुअल सक्सेशन देखने को मिलता है। इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टनरशिप फॉर्म। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स इज ट्रीटेड एज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स जो है उसको आप कैसे ट्रीट करते हो। ऑप्शंस आर करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या इंटेंजिबल एसेट्स। तो देखो, जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स होता है उसे हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के जैसे ट्रीट करते हैं। हमारे लिए ये कैपिटल लॉस के जैसा होता है ये, या फिर तो फिक्टिशियस एसेट्स। और अगर हम इसको बैलेंस शीट की बात करें तो अगर हम इसको बैलेंस शीट में शो करते हैं तो इसको एसेट साइड में हम शो करेंगे एज अ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जब तक आप इसको पूरा पूरा राइट ऑफ नहीं कर दो
तब तक आप इसको इस तरीके से आप ट्रीट करते जाते हो। तो आपके ऑप्शन से करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या इंटेंजिबल एसेट्स, करेक्ट आंसर विल बी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? वैसी लाइबिलिटी जो कि विद इन अ ईयर आप इसको पूरा कर दोगे, या फिर तो विद इन अ ईयर आपने इसको रीपे करना हो। करंट एसेट्स होता है वैसे एसेट जो कि आपको विद इन अ ईयर मिल जाने हैं या उसके ऊपर आपका हक है। दैट इज, इसका आप एग्जांपल ले लो बिल्स पेबल, बिल्स पेबल। इसका एग्जांपल ले लो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। या फिर तो डेटर्स वगैरह भी इसके अंदर ही आते हैं, क्रेडिटर्स इसके अंदर आता है। इनटेंजिबल होता है वैसे एसेट जो कि छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, कांट बी सीन और टच, जैसे हो गया गुडविल। तो वैसे आइटम को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। मिसलेनियस होता है जो कि अनयूजुअल होता है, जो कि बहुत नॉर्मल नहीं है, जो इधर उधर की जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम इसके अंदर डाल देते हैं, जैसे कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया। जब तक आप इसको पूरा पूरी राइट ऑफ नहीं करते हो तब तक आप इसमें इसको ट्रीट करते चलते हो। तो ये हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस थे। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। एक और वीडियो आएगी, एक और सेशन आएगा हमारा जिसके अंदर हम और भी एडवांस्ड लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। दैट वुड बी मोर लाइक कि सबसे ज्यादा हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कि इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और आपके बीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसके अंदर में, वो मे बी 20 से ज्यादा क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके अंदर, बट मेरा जो अप्रोच होता है वो सिर्फ 20 क्वेश्चंस का ही होता है। तो मे बी और मे बी नॉट 20 और 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यही आज के लिए तो इतना ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर।